हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू। इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह से। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट आज हम लोग 5 डाल रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि सारे एग्ज़ाम अभी होने ही वाले हैं। यूपीएससी जीडी सारे एग्ज़ाम अभी जस्ट होने ही वाले हैं कुछ दिन में, तो छोड़िए नहीं, जल्दी फतह कर लेना है सारे एग्ज़ाम को। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, हम लोग का मूल कर्तव्य क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। कहाँ से मूल कर्तव्य लिए गया है? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। मतलब भारत कहाँ से प्रभावित होकर लिया था मूल कर्तव्य को? तो पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित होकर। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। किस समिति ने? स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित किया गया था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य में रखा जाता है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो मोरल ड्यूटी हम लोग का माना जाता है, नैतिक कर्तव्य माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम को उच्च आदर्शों का सम्मान हमारा नैतिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। प्राकृतिक पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण का हम लोग का संरक्षण करना, ये सब हमारे मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। किसी भी राष्ट्रीय स्मारक का रक्षा करना हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है, डीपीएसबी के अंग है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे भारत के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अगर आप लोग ने नहीं देखा होगा देख लीजिएगा, पार्ट 3 में है वीडियो। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के 5 में। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। हमारे 11 मूल कर्तव्य है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। हमारा दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में असमरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण,
मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 6 वर्ष की आयु में से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86 संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष की बच्चे के शिक्षा मतलब जो निःशुल्क शिक्षा होता है वो प्रदान किया जाता है। 21 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। धारा 4, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य में, जो कब का मामला है? 1986 का मामला है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, जो नहीं गाएगा उससे ज़बरदस्ती हम लोग गवा सकते हैं क्या राष्ट्रगान। ये किस मामले में ऐसा बोला गया था? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य में 1986 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। किनको? PN भगवती को। कब से कब तक रहे? 1985 से 86 तक। फादर ऑफ PIL किनको बोला जाता है? PN भगवती को। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट भारत राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन किस अनुच्छेद में? 58 राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन अनुच्छेद किस में? 58 में है। भारत का नागरिक, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, किसी लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति बनने के लिए 4 क्वालिफिकेशन होना चाहिए: भारत का नागरिक, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, किसी लाभ के पद पर न हो। और एक राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन किस अनुच्छेद में है? तो 58 में है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं विधानसभा के, वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। और राज्यसभा और लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं, ये जो 3 हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति जो उम्मीदवार होंगे उनका प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम 50 सदस्य द्वारा किए जाने चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करेगा। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं ले सकता? राज्यों की विधानसभाएं, राज्य की विधानसभाएं राष्ट्रपति का मतदान में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेता है। कौन? राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद और विधानसभा का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है, लेकिन उसको
अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद और विधानसभा की। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। अगर राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है या अपना पद त्याग देते हैं या उनको हटाया जाता है तो 6 माह के भीतर उनकी जो भी है मतलब सीट भरना होगा। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारत के राष्ट्रपति को उसको पद से बस संसद ही क्या कर सकता है? हटा सकता है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या हैं। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्वालिफिकेशन जो भी है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 में। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि अनुच्छेद 62 में, जो कि 6 माह के भीतर भर जानी चाहिए। हम लोग पढ़े थे वो किस अनुच्छेद में? 62 में। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 72 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, क्षमादान की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी बिट्टो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति किस एकमात्र मामले में जेबी बिट्टो या पॉकेट बिट्टो का शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर मामला 1986 में किया था। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकते।
भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुडुचेरी के सदस्य, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह भारत के राष्ट्रपति पर लागू होता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, और जो अभी हैं श्री रामनाथ कोविंद, ये भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। 2 हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। एक क्वेश्चन बिहार बीपीएससी दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करने वाले पदाधिकारी संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा पद धारण करते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। जब दोनों सदनों के द्वारा वो अधिनियम पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक को रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? वराहगिरी वेंकट गिरी, इनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। भारत के राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकते। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्ला, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे और राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। धन विधेयक को, मनी बिल जिसे कहते हैं, को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 14th यानी कि 14वां क्रम है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक 1950-1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति के रूप में सबसे ज़्यादा रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि 1950-1962 तक, और सबसे कम अवधि तक डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किए हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो, तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।
तो हम लोग पढ़ चुके हैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्या था राष्ट्रपति। कल हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।